नमस्कार साथियों। एक नया शब्द पिछले कुछ दिनों से आप सबके आसपास चल रहा है, वो है सरप्लस। क्या होता है सरप्लस? इससे संबंधित कुछ इस प्रकार के सर्कुलर हो सकता है कि आपके आसपास जो आपके ग्रुप्स हैं, कि जिन भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि ऐसा कोई सर्कुलर आपको दिखाई दिया हो जिसमें कुछ रीडिप्लॉयड जैसा शब्द या फिर टीचर्स के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है। और उसके साथ साथ अलग अलग पोस्टें भी आपको दिखाई दे रही हैं, रीडिप्लॉयड भी दिखाई दे रहा है। तो एक कन्फ्यूजन है, और जो खासकर जो नए अभ्यर्थी हैं उनके दिमाग में है कि क्या ये कहीं वेटिंग लिस्ट तो नहीं है, और ये सरप्लस जैसा शब्द एक नया शब्द है। तो इस चीज़ को लेकर के भी क्वेश्चंस हैं। इससे संबंधित कुछ क्वेरीज हमारे पास आई व्हाट्सएप पे, और 2-3 ईमेल्स भी हमारे पास है कि सर ये सरप्लस वाला क्या आ रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में कुछ बताया जाए। वैसे तो सरप्लस का डायरेक्ट वैकेंसी से कोई संबंध नहीं है। जो आपकी नई वैकेंसीज आने वाली हैं, जब भी वो आएंगी, उससे भी इसका कोई खास संबंध नहीं है। सरप्लस एक रूटीन प्रोसीजर होता है किसी भी संस्थान का, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या फिर कोई भी दूसरा संस्थान हो, शैक्षिक संस्थान हो। कैसे ये काम करता है इसके बारे में मैं बात करूंगा। साथ ही साथ सरप्लस से आपको आपके टीचिंग का एक टॉपिक भी साथ में क्लियर होगा। तो आज की वीडियो को आप सिर्फ एक लर्निंग मोड में और एक नई जानकारी आपको मिल रही है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके इस वीडियो को आप देखेंगे। केवीएस से संबंधित, जैसे केवीएस के क्या नए रिक्रूटमेंट रूल है, एनवीएस के क्या रिक्रूटमेंट रूल है, और जो कॉमन पैटर्न है उसके बारे में कुछ बातचीत मैंने करी है। तो आप चाहें तो चैनल के सेक्शन में जाकर के इसको देख सकते हैं। तो सरप्लस के बारे में बताने से पहले मुझे ऐसा लगा कि एक बार पूछ लेता हूँ, कहीं 1-2 मैसेज सारे वीडियो बना लूँ। तो मैंने टेलीग्राम पे आज सुबह मैसेज किया कि सरप्लस से संबंधित कोई लिस्ट हाथ लगी है क्या, आपको लगता है कि हमें इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए? तो 61% लोग कहते हैं कि हाँ होनी चाहिए, इसे समझना चाहते हैं। हाँ, खैर 39% साथियों ने कहा नहीं, हमें इसके बारे में पता है। कारण ये है कि अपना जो ये ग्रुप है, यानी कि टेलीग्राम का जो पेज है, उसमें सिलेक्टेड लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। जो पहले हमारे मेंबर्स थे, अब वो केवीएस में सिलेक्ट हो चुके हैं। ऑब्वियसली बात है, उनको पता होगी, कुछ नए अभ्यर्थियों को भी पता होगा। आप अभी तक अगर इस टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लें। खैर, अब जब बात हो ही गई है तो इसको अब हम अच्छे से समझते हैं कि ये सरप्लस होता क्या है और वैकेंसीज पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रेजेंट हुई थी, उसका एक खाका मैंने बताया था कि राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया है कि लगभग टीचिंग की 7414 और 1563 नॉन टीचिंग की पोस्टें सामने हैं। बेसिकली अभी हम टीचिंग पोस्ट के ऊपर काम करेंगे, समझेंगे कि इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, अब यहाँ पर जो पोजीशंस हैं इसके अंदर पोस्ट वाइज डिक्लेरेशन नहीं था कि पीजीटी में कितनी है या पीजीटी के अलग अलग पोस्टों में कितनी है, पीआरटी की कितनी है। तो इसके लिए भी मैंने एक टेंटेटिव जानकारी दी थी, एक एनुअल रिपोर्ट जो लास्ट टाइम का था, उससे एक अंदाजा मैंने बताया था कि कितना प्लस माइनस हो सकता है। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी अच्छे से समझने के लिए। बेसिक कॉन्टेंट पे आते हैं, समझते हैं कि सरप्लस क्या है। देखो, सर से आप ये समझिए कि ये सर है और सर के ऊपर कुछ प्लस हो गया। सरप्लस का मतलब सीधा सीधा है जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा। आप कहेंगे सर यहां वैकेंसी आ नहीं रही है और आप कह रहे हैं जरूरत से ज्यादा कैसे लोग हो रहे हैं? तो सरप्लस का क्या मतलब होता है इसको समझिए। हम जानते हैं, हमने आरटी एक्ट पढ़ा है। आरटी एक्ट के अंदर हम जानते हैं कि 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, मतलब कम से कम 40 से हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए। टीजीटीज के लिए 35 के आसपास होता है, और फिर मतलब आइडियल स्टूडेंट टीचर रेशियो है, उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से, टोटल स्टूडेंट के हिसाब से टीचर डिसाइड होते हैं कि टीचर कितने होंगे, टीचर कितने होंगे। तो मैं पीआरटी के हिसाब से एक अंदाजा लगाता हूं, सभी पोस्टों पर सेम चीज अप्लाई होगी। ये हम जानते हैं कि आरटी एक्ट कहता है, क्योंकि पीआरटी में क्या है कि सेम पीआरटी ही सिर्फ होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं होते, इस वजह से हमारे लिए समझना थोड़ा आसान होगा। तो मान लीजिए कि किसी एक प्राइमरी स्कूल के अंदर, मान लीजिए किसी KV1 के अंदर आज की डेट में 400 टीचर, 400 स्टूडेंट है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 400। तो अगर मैं इसको 40 से डिवाइड, बल्कि 400 छोड़ दो, मान के चलो कि 405 हैं। कितने हैं? 405 हैं। तो 405 को जब मैं 40 से डिवाइड करूंगा तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। केवीएस ने इस चीज को समझा था, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से पिछले साल
पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे हैं, तो इस KV1 ने बताया जी हमारे यहाँ तो 405 बच्चे हैं। तो 10 पॉइंट समथिंग आया। तो अकॉर्डिंग टू RTE, मैं एक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसके अंदर ये नहीं बोलना कि पॉइंट में ये है वो है, ऐसा नहीं, रफली आप समझिए कि क्या मैटर है। 10 पॉइंट समथिंग हुआ तो KVS ने कहा कि अच्छा 10 से 400 से ज़्यादा बच्चे हैं, इसका मतलब 10 टीचर तो पूरे हो गए 40 के हिसाब से, कुछ बच्चे ज़्यादा हैं, इसके हिसाब से 11 टीचर बनेंगे, 11 टीचर बनेंगे। आपने लिस्टें भी कई जगह देखी है तो वहाँ पर लिखा रहता है टोटल पोस्ट सैंक्शनड, पोस्ट सैंक्शनड, ठीक है। एक होता है फील्ड और एक होता है वेकेंट, यानी कि कितने पोस्ट सैंक्शन है, यानी कि वहाँ पे कितने पोस्टें हैं, कितने वहाँ पर टीचर अभी काम कर रहे हैं और कितनी वहाँ पे वेकेंट है। अगर वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर भी काम कर रहा है तो वो वेकेंट ही माना जाता है। तो मान के चलिए इस KV1 के अंदर, KV1 के अंदर टोटल बच्चों के हिसाब से PRT की पोस्ट, मैं PRT लेके चल रहा हूँ, TGT PGT सब पे सेम है, 11 पोस्ट सेंशन हो गई PRT की। मान लीजिए उस समय वहाँ पर 11 की 11 पोस्टें भरी हुई, 11 की 11 टीचर है वहाँ पे, एक भी पोस्ट खाली नहीं है, तो वैकेंसी यहाँ पे नील हो गई, 0 है। मान के चलो इसी तरीके से कोई KV2 है, वहाँ पर ये जैसे KV2 मान लिया मैंने, और इस KV2 के अंदर मान के चलो कि यहाँ पर पोजीशन थी 390 है, ठीक है, 390 है। 40 से डिवाइड करूँगा फिर से, इसके पास है यानी कि 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 से प्लस आएगा, तो यहाँ पर KV2 के अंदर 10 पोस्ट सेंशनड है, 10 ही आएंगी, 400 से कम है तो 10 टीचर बनेंगे, तो 10 पोस्ट सेंशन होगी। मान के चलो कि यहाँ पर अभी 8 ही टीचर काम कर रहे हैं, 3 पोस्टें खाली हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं या खाली हैं जो भी हैं, तो यहाँ पर वैकेंसी कितनी बनी, यहाँ पर 2 वैकेंसी बनी, ठीक है। मान लीजिए कोई KV3 स्कूल है, वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उसके हिसाब से पोस्ट सेंशन होगी, मतलब ये KV3 भी मैं लिख देता हूँ, KV3 में यहाँ पर 400 बच्चे थे, ठीक है। और अब जो है यानी कि ये 400 बच्चे यहाँ पर हैं, तो 400 के हिसाब से कितने टीचर होने चाहिए थे, यहाँ पे 10 होने चाहिए थे, तो यहाँ पर भी मैं 10 लिख देता हूँ। मान के चलते हैं यहाँ पर 10 की 10 फील्ड है, यहाँ पे भी खाली कुछ नहीं है, ठीक है। अब केस समझिए क्या होता है, ये हर साल रिवाइज होता है, हर साल जो डिपार्टमेंट होता है वो ये पूछता है कि अब आपके स्कूल में कितने टीचर्स की आवश्यकता है। उस टीचर की आवश्यकता 3 प्रकार की हो सकती है। पहला, स्कूल में अभी आपके जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से जितनी पोस्ट सेंशनड है उतने ही टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जितने बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ गई हो, यानी कि पहले जितने बच्चे थे उससे ज़्यादा बच्चे अब उस स्कूल में हो गए। इसके कई कारण हो सकते हैं, एक तो एडमिशन ज़्यादा हो गए, या फिर क्या पता नए सेक्शंस बन गए, इस वजह से बच्चे ज़्यादा हो गए। क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए हैं और मैं PRT की बात कर रहा हूँ, तो 40 के मल्टीपल में अगर वो बढ़ गए हैं तो और नए टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे में वहाँ पर सेंशन पोस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि उस जगह पर बच्चों की संख्या कम हो जाती है। इसके कारण होते हैं कि आसपास दूसरे स्कूल खुल जाते हैं, या फिर वहाँ से कई बहुत लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है, या लोगों की रुचि कम हो जाती है, या कोई भी फलाना कारण हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पर बच्चों की एनरोलमेंट घट गई हो। और घटने से मान के चलिए कि यहाँ पर पहले 405 बच्चे थे तो 11 टीचर हो गए। मान के चलो अगले साल जो है अब यहाँ पे 405 से नेक्स्ट ईयर यानी कि करंट ईयर, इसकी एक डेट होती है कि पिछले साल इतने तारीख तक आपके स्कूल में कितने बच्चे थे। वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, हर साल चलता है। तो मान लो इस साल अब हो गए 390 बच्चे, यानी कि टोटल ओवरऑल एनरोलमेंट में बच्चे हो गए कम। ये कैसे होता है, जैसे मान के चलो प्राइमरी के बच्चे तो पहली से लेकर के 5वीं तक का काउंट होगा। 5वीं क्लास में मान के चलो इस साल जो है 70 बच्चे थे, 70 बच्चे पास हो गए, छठी में चले गए। लेकिन जो नए एडमिशन हुए हैं फर्स्ट क्लास में वो 20 ही हुए। मतलब कितने हुए, मान लो 70 बच्चे चले गए, नए एडमिशन 50 हुए हैं, तो 20 कम हो गए इस बार के मुकाबले। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो तो 20 कम आएगी। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि TC लेकर के चले गए हों और एडमिशन क्योंकि कम हुए, तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होगी पहली से 5वीं की, जो अभी 405 थी लास्ट ईयर, वो इस साल यानी कि जो भी एक डेट फिक्स होती है उसमें 390 हो गई। तो उस हिसाब से अब अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले तो 11 टीचर की आवश्यकता थी, लेकिन अब क्योंकि 390 टीचर हैं तो RTE रूल के हिसाब से अब यहाँ पर केवल 10 टीचर की आवश्यकता है। अब यहाँ पर 10 टीचर की आवश्यकता, मैं KV1 की बात कर रहा हूं कि अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर 11 टीचर्स थे। लेकिन अब नया क्या हुआ, अभी जब देखा गया कि अच्छा ये बताओ पोस्ट, इस प्रक्रिया को पोस्ट फिक्सेशन भी कहते हैं।
पोस्ट फिक्सेशन, कि पोस्ट को फिक्स करना। तो अब नई जरूरत के हिसाब से, ये ओल्ड हो गया, न्यू के हिसाब से अब यहां पर 10 टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, यहां पर भी मान के चलो कि 10 थे, तो यहां पर भी अब मान के चलो कि 9 टीचर की आवश्यकता है। 9 टीचर की आवश्यकता है, यहां पर भी बच्चे कम हो गए। लेकिन जो KV3 है ना, वहां पर बच्चे बढ़ गए। बढ़ने की वजह से यहाँ पे पहले 10 टीचर की आवश्यकता थी, अब यहाँ पर 11 टीचर की आवश्यकता है। तो इस टेबल के अंदर आपको ये तो ओल्ड दिखाई दे रहा है, ये न्यू दिखाई दे रहा है। अब देखिए इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, यही PGT TGT सभी पोस्टों के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि सरप्लस में ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है या फिर ये कैसे काम करता है। अब मान लीजिए KV1 का केस देख लो, यहाँ पर 11 टीचर पहले थे, फिक्स थे, सेंशन पोस्ट 10 थी। नई पोस्ट के हिसाब से अब वहां पर 10 ही टीचर की जरूरत है, उस स्कूल में अब 10 ही टीचर की जरूरत है। लेकिन अभी उस स्कूल में कितने लोग काम कर रहे हैं, 11 के 11 टीचर काम कर रहे हैं, वैकेंसी वहां एक भी नहीं है, मतलब सारे के सारे 11 टीचर वहां पे उपलब्ध हैं। तो अब एज पर रूल के अनुसार यहां पर एक टीचर जो है वो अब एक्स्ट्रा हो गया। अब एक टीचर जो है वो यहां पर एक्स्ट्रा हो गया। अब एक्स्ट्रा टीचर किसको पढ़ाएगा जब बच्चा ही नहीं है? तो ये जो एक टीचर एक्स्ट्रा हुआ है ना, इसी को कहेंगे सरप्लस। इसको कहेंगे सरप्लस, कि ये टीचर जो है वो सरप्लस हो गया है। अब जो एक टीचर एक्स्ट्रा बचा है, अब वो टीचर कौन हो? 11 के 11 है तो कोई भी एक एक्स्ट्रा हो सकता है। तो इसके कुछ नियम हैं, 2 सरल नियम बताता हूं। जो सबसे सीनियर टीचर होता है, जो सबसे मतलब जिसकी ज्वाइनिंग वहां पर सबसे पहले है, जो सबसे सीनियर है वहां पे, वो सबसे पहले सरप्लस होता है। सरप्लस मतलब उसको उस स्कूल से अब जाना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा केस ये होगा कि अगर कोई बहुत ही रिसेंटली किसी का वहां पर ट्रांसफर हुआ है या फिर कोई नया नया टीचर वहां पर आया है और अभी तक 6 महीने उसने पूरे नहीं किए हैं, तो उसको भी सरप्लस कर दिया जाता है। जब आप टीचर बनेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। शुरू में तो नहीं, क्योंकि नए नए अभी आप लगे हो, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें आपको भी झेलनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टीचर निकालने का तरीका बता दिया, जो सबसे सीनियर है या फिर अभी 6 महीने किसी को हुए भी नहीं है, एक नया टीचर आया 6 महीने भी नहीं हुए, तो उसको सरप्लस मान लिया जाता है। अब उसको उस स्कूल से हटाया जाएगा। अब उसको स्कूल से हटाया जाएगा। अब क्योंकि भाई उसकी नई नौकरी तो लगी नहीं है और ना ही उसने ट्रांसफर मांगा है। अब ऐसे में क्योंकि वो सरप्लस हो गया है, तो अब इस एक एक्स्ट्रा टीचर को कहीं और डालना पड़ेगा। तो अब पता चला कि कोई KV4 के अंदर मान लीजिए 4 वैकेंसी थी, रिसेंटली कहीं पे 4 वैकेंसी थी। तो अब होगा क्या कि इस एक टीचर को यहां पर भेज दिया जाएगा, यहां पे उसको ट्रांसफर एक तरीके से कर दिया जाएगा। तो इस ट्रांसफर को ही रीडिप्लॉयमेंट कहेंगे। रीडिप्लॉय यानी कि उसको दोबारा से तैनात कर दिया। सरप्लस हो रहा था लेकिन हमने उसको कहीं और तैनात कर दिया, क्योंकि नौकरी से तो निकाल नहीं सकते। कोई प्राइवेट स्कूल है, वहां पर बच्चे कम हो गए, तो जो एक्स्ट्रा टीचर है, चल भाई छुट्टी, तू अपने घर जा। लेकिन अब ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट नौकरी के जैसी है, तो अब उस आपको निकाल नहीं सकते, तो आपको कहीं और एडजस्ट कर देंगे। तो कहीं और आपको एडजस्ट कर दिया। तो ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इस लिस्ट का यही मतलब है कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी यहाँ पर PGT मैथ के अंदर ये मान लीजिए फर्स्ट कोई पर्सन है, तो यहाँ पर KV वेयर वर्किंग, जहाँ पर जैसे नंबर 1 सागर कैंट में ये काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब बच्चों की संख्या कम हो गई है। यहाँ पर बच्चों की संख्या कम हो गई है, इसलिए ये टीचर यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है। तो अब इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लगा दिया है, KV वेयर रीडिप्लॉयड। इसका मतलब वहाँ पर टीचर की कमी होगी तो वहाँ पर इसको पूरा कर दिया। अच्छा, कमी होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ उनको भेजा है वहाँ पर टीचर की संख्या, वहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर वेकेंट पोस्ट भी हो सकती है या बच्चों की संख्या बढ़ भी सकती है। दोनों ही स्थिति में यहाँ से उठा के यहाँ पर कर दिया। इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि यहां पर अभी तक क्या था कि यहां पर, चलो छोड़ो, इम्पैक्ट क्या पड़ा वो थोड़ी देर के बाद बताता हूं, पहले आप इसको समझो, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई, रीडिप्लॉय हो गए, इसको यहां पर कर दिया। KV2 का केस देखो, 10 लोग वहां पे तैनात थे पहले, लेकिन अब क्योंकि बच्चे घट गए हैं तो वहां पर अब 9 टीचर की आवश्यकता है। 9 टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन वहां पर अभी फील्ड पोस्ट, यानी कि अभी वहां पर अगर 9 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी वहां पे काम कितने लोग कर रहे हैं? 8 ही लोग काम कर रहे हैं। ऊपर क्या था कि जितनी वैकेंसी थी उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब 9 लोगों की जरूरत है, अभी भी काम 8 कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो 2 वैकेंसी थी, वहां तो 2 वैकेंसी थी। अब यहां पर एक पोस्ट कम होने के बावजूद भी कोई भी सरप्लस नहीं होगा, क्योंकि वहां वैकेंसी 9 है और काम ही वहां पर 8 लोग कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कोई सरप्लस होगा ही नहीं, बच्चे कम हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण टीचर ऑलरेडी वहां पर कम थे। ज्यादा होंगे तब सरप्लस होंगे, तो यहां पहले ही जरूरत से कम थे, 10 के टाइम भी 8 थे, 9 के टाइम भी 8 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो वेकेंट पोजीशन पहले 2 थी, अब ये यहां से 2 वेकेंट पोजीशन घट करके 1 हो जाएगी।
टोटल वैकेंट पोजीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसको समझिए। यहाँ पर ये जो मैंने बताया कि टीचिंग पोस्ट 7,414 जो पोस्ट थी, अब उसके अंदर से एक वैकेंसी माइनस कर दो, यानी कि 7,413 वैकेंसी हो गई। समझ में आ रही है बात? ये वाला बिंदु समझ में आया? क्योंकि यहां पर अब ओवरऑल पोस्ट सेंशन जो थी वो तो यहां से कम हो गई। अब तीसरे केस में आते हैं। यहां पर 10 टीचर की आवश्यकता थी, बच्चों की संख्या बढ़ गई है, जिस वजह से वहां पे 11 टीचर की आवश्यकता है। अगर 11 टीचर की आवश्यकता है तो यहाँ पे फील्ड पोस्ट 10 है, यानी कि एक नया टीचर और चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि 11 टीचर की आवश्यकता है तो टीचर आए या ना आए, लेकिन एक वैकेंसी वहां पर क्रिएट हो गई है। इसका मतलब एक वैकेंसी अगर नहीं क्रिएट हो गई है तो यहाँ पर अब 13 हो गए थे माइनस, तो यहाँ पे +1 और कर दूंगा, यानी कि 7,413 वैकेंसी मेरी और हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा यहां पर आते हैं। देखो यहां पर भी जो सरप्लस हुआ, यहां से भी 11 में से अब 10 वैकेंसी हो गई, सॉरी 10 पोस्ट सेंशन हो गई, तो यहां पर भी एक पोस्ट कम हो गई है, एक टीचर एक्स्ट्रा हो गया ना, तो यहां पर भी एक पोस्ट कम हुई है। तो इस एक को भी मैं यहां से माइनस करूंगा, यानी कि फिर से 7,413 वैकेंसी हो गई। यानी कि अभी केवल जो मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट बताई कि कहीं कहीं सरप्लस हो गए, यानी कि वहां पे बच्चे कम हो गए हैं, जिस वजह से टीचर की संख्या ज़्यादा हो गई है, इस वजह से ओवरऑल वैकेंसीज पे क्या प्रभाव पड़ा, टोटल नंबर जो वैकेंसीज थी वो कंपैरेटिवली कम हो गई। अब इसका ओवरऑल इंपैक्ट समझते हैं। सरप्लस समझ में आ गया कि सरप्लस का क्या मतलब हुआ, टीचर बच्चे कम हो गए तो टीचर की जरूरत अब कम है। अगर वहां पे टीचर फुल थे, जरूरत के हिसाब से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो अब उनको कहीं और लगाया जाएगा। अब ओवरऑल सिनेरियो में हमको क्या दिखाई देता है, ओवरऑल सिनेरियो में जब आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट केंद्रीय विद्यालय के अंदर अगर ओवरऑल देखें, बढ़ा नहीं है उतना ही है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। इसका मतलब जहां जहां सरप्लस हो रहे हैं, मैक्सिमम केस में चांसेस हैं कि वो जो सरप्लस होने की वजह से वैकेंसीज कम हो रही हैं, वो कम होने का इंपैक्ट क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट कम होंगे सभी पोस्टों पर। लेकिन जैसे कि मैंने ये बताया, दूसरी संभावना बताई कि कहीं पर बच्चे बढ़ रहे हैं तो वहां पर जो है वैकेंसी बढ़ भी सकती है, तो ऐसे में माइनस भी होगा प्लस भी होगा। एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मैक्सिमम केस में जितनी बड़ी मैं लिस्ट देख पा रहा हूं, इसका नेगेटिव साइड ज़्यादा है। नेगेटिव साइड ज़्यादा का मतलब कि सरप्लस ज़्यादा लोग हुए हैं बजाय टीचर जहां पर बड़े हैं, तो इसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है। अंदाज़ा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और कहाँ कहाँ जो है वैकेंसी बढ़ी है उसको स्टडी करना पड़ेगा, जो डेटा भी नहीं है। तो टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, वैकेंसीज जो सैंक्शन पोस्ट है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, ये समझ में आया? अब किसी को सरप्लस में मुझे नहीं लगता कि इस बिंदु के बाद कंफ्यूजन होना चाहिए। अब इसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे इसको समझिए। इंपैक्ट सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया कि टोटल सैंक्शन पोस्ट जो है, जो अभी सिनेरियो चल रहा है, टोटल सैंक्शन पोस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला, अगर सरप्लस ज्यादा है किससे, जो इंक्रीमेंट से, जिन जिन स्कूलों में पोस्टें बढ़ी हैं और जिन जिन स्कूलों में पोस्टें कम हुई हैं, अगर उन केसेस में जहां जहां पोस्टें कम हुई हैं वो विद्यालय ज़्यादा हैं बजाय जहां जहां बढ़ी हैं, तो ऐसे में टोटल सैंक्शन पोस्ट घटेगा, यानी कि ओवरऑल वैकेंसी कम होंगी। लेकिन अगर सरप्लस कम है इससे, यानी कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों की संख्या घटी है और ज़्यादातर ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों की संख्या बढ़ी है, तो ऐसे में टोटल सैंक्शन पोस्ट जो है वो बढ़ेंगी। अब एग्जैक्ट क्या स्थिति है वो तो अभी हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है। ओवरऑल आप लिस्टों से एक अंदाजा लगा सकते हैं, और क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी में ऐसे एक एक दो दो पोस्ट की तो बात कर नहीं रहे, तो ऐसे में ये केवल आप अपनी जानकारी के लिए रखेंगे कि इससे ये प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब आपकी नौकरी लगेगी, लगने के बाद इन सब चीज़ों का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रांसफर चाहिए। तो ऐसे में ये चीज़ की जानकारी आप जरूर रखेंगे कि किसी स्कूल में पोस्ट बढ़ी है, किसी स्कूल में पोस्ट कम हुई है, तो उस समय ये जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इम्पैक्ट 1 आ गया। इम्पैक्ट 2 है, अब ये जो सरप्लस होने से होगा क्या कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोजीशन अब क्लियर होगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोजीशंस। ठीक है, अब देखो कहीं पर ज़्यादा पढ़ रहे थे, कहीं पर कम पढ़ रहे थे। अब क्या होगा कि सरप्लस जो सेटलमेंट हो गई है उसके बाद सब लोग इधर से उधर, उधर से उधर चले जाएंगे। तो ऐसे में होगा क्या कि अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी का पता चलेगा, यानी कि एग्जैक्ट वेकेंट पोस्ट का पता चलेगा। जब एग्जैक्ट वेकेंट पोस्ट का पता चलेगा तो दो चीज़ें होंगी। पहला, जो अभी एनुअल ट्रांसफर्स होने हैं, अभी एनुअल ट्रांसफर होने हैं,
तो एनुअल ट्रांसफर में आइडिया क्लियर होगा कि भाई कहाँ कहाँ असल सच में पोस्ट है। तो ऐसे में पता चले कि कहीं पर एक वैकेंसी दिखाई दे रही है लेकिन वहाँ पे बच्चों की संख्या भी कम है, तो अपने आप ही वो एक पोस्ट तो वैसे ही कम हो जानी है। तो इस प्रोसीजर के बाद एनुअल ट्रांसफ़र का भी आपको पता ही है कि फॉर्म अब उसके केवीएस के साथियों के लिए भी कुछ दिनों के बाद वो भी चालू हो जाएंगे और उनकी प्रक्रिया भी अब चालू होने वाली है। तो उनको ये पता होगा कि उनको कहाँ जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरा इसका क्या इम्पैक्ट होगा जो कि मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है, कोई मतलब फैक्चुअल डेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेटिंग का रास्ता भी, अगर वेटिंग वो लोग निकालेंगे तो वेटिंग का रास्ता भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वेटिंग भी आ सकती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। एग्जैक्ट क्या होगा वो तो केवीएस ही जानता है। अभी केवीएस ने अपनी एक वेबसाइट में देखो बताया, यहाँ पे देखो केवीएस ने अभी अपनी एक सर्कुलर में देखो क्या बताया है कि भैया अगर आपको किसी भी तरीके से कोई जानकारी अगर लेनी है तो केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा और कोई दूसरा सोर्स, नो अदर सोर्स, वेबसाइट या ऑनलाइन पोर्टल नहीं है या वो ऑथराइज नहीं है जो केंद्रीय विद्यालय की न्यूज़ आपको दे। इसका मतलब केवल ऑफिशियल साइट से मिलेगी। तो मैं जो यहाँ पर आपको बात बता रहा हूँ ये कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ये वेटिंग वाली। ये सारी चीज़ें तो क्योंकि मैंने केवीएस में काम किया है तो मैं जानता हूँ। ये वाली चीज़ की वेटिंग आएगी नहीं आएगी मैं श्योर नहीं बोल सकता। कुछ समय के बाद रास्ता क्लियर होगा तो एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो हम थोड़ा और वेट करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि बात अच्छे से क्लियर हो गई है, आपने भी आराम से बात को सुना है और भी बहुत सारे सेशंस आपके लिए हमने क्रिएट किए हैं जो कि आगे आने वाले समय में धीरे धीरे आपको दिखाई देंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर एक चीज़ को हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ फॉर ऑल ऑथेंटिक and all important thing which actually will help you in your exam preparation and your teaching career. Thank you each and everyone. See you next one. Bye bye, take care.